नमस्कार दोस्तों, मैं कर्ण सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मानव सभ्यता की शुरुआत कब से कहाँ हुई, मानव का कैसे मानव हमारे यहाँ अस्तित्व में आया, यानी आज आधुनिक मानव के रूप में। तो वहां से हम लोग इसको सब पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि हमको सबसे पहले प्राचीन काल में मानव के जीवाश्म के हमको एविडेंस कहाँ से मिलते हैं। तो प्राचीन काल में हमको जो मानव के एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ से, तो अफ्रीका महाद्वीप से। आज हमारे यहाँ साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि सर्वप्रथम मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप में हुई। और अफ्रीका से हमको इसके आज से करीब करीब 25 लाख ईसा पूर्व प्राचीनतम हमको एविडेंस मिलते हैं। कहाँ से, तो ये अफ्रीका से मिलते हैं साक्ष्य मानव के। दूसरा कि भारतीय साक्ष्य कहा जाए हमको कब प्राप्त होता है, तो भारतीय साक्ष्य हमको आज से लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व पहले या 5 लाख वर्ष पहले से हमको प्राप्त होता है। जैसे इसके आदि मानव के जो हमको जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए, मानव को पूरा स्केलेटन हमको भारत से प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मानव की खोपड़ी के साक्ष्य जो हमको हथनोरा से मिला है, जो आज सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, तो मध्य प्रदेश के हथनोरा से हमको आज से कहा जाए तो आदि मानव के जो पत्थरों के उपकरण वगैरह मिले हैं, मानव की जो खोपड़ी के या मानव की उपस्थिति के साक्ष्य हमको मिलते हैं, ये लगभग कब के हैं, तो भारत से जो हमको मिलते हैं ये लगभग आज से 5 लाख ईसा पूर्व पहले के हमको एविडेंस मिलते हैं, जो ये भारत से हमको मिलते हैं। इस प्रकार में हमको यह देख पा रहे होंगे कि मानव की जो खोपड़ी मिली है, ये मानव की खोपड़ियां मिली हैं, मानव के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, इनके हमको पत्थरों वगैरह के औजार वगैरह सब हमको प्राप्त हुए हैं। दूसरा कि इस काल का जो मानव था, तो उसका मानव का हमारे यहाँ विकास क्रम कैसे हुआ। अब थोड़ा जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ भारत में या पूरे विश्व में मानव का विकास क्रम कैसे हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा मानव की जो विकास क्रम की कहानी है वो आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट होती है। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, तो 2 करोड़ वर्ष पहले जो था मानव था, ये रामापिथेकस जो एक नामक बंदर था। तो पहले जो चिंपैंजी आज हम लोग कहते हैं ये हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वज हम लोग कौन है, जो आज चिंपैंजी के रूप में स्थापित है। तो 2 करोड़ वर्ष पूर्व जो एक महाकपि था, तो महाकपि की प्रजाति ही थी कौन सी, रामापिथेकस। इसी रामापिथेकस की प्रजाति का प्रसार जो था ये 2 शाखाओं में हुआ। इसका प्रसार जब 2 शाखाओं में हो गया, यही रामापिथेकस की जो एक प्रजाति थी जो जंगल में रह गई। आज भी ये जंगल में किस रूप में है, बंदर के रूप में। आज भी ये जंगल में हमारे यहाँ ये प्रजाति जंगल में पाई जाती है। और इसका विकास जो था, इसी को हम लोग चिंपैंजी जो बंदर कहते हैं, तो इसी का जो महाकपि था, तो उसी की एक प्रजाति रामापिथेकस का ही विकास किस रूप में हो गया, तो बंदर के रूप में। तो आज भी हमारे यहाँ चिंपैंजी बंदर के रूप में पाए जाते हैं। वहीं पास जबकि रामापिथेकस की जो प्रजाति मैदान में आ गई, तो जो प्रजाति मैदान में आई उसी का विकास किसमें हुआ, तो जो आदि मानव के रूप में, जिसको हम लोग होमोनिट कहते हैं, तो जिसको हम लोग होमोनिट कहते हैं, तो यही आदि मानव जो था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में इसका विकास हुआ। अब मानव का विकास क्रम जैसे आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले तो रामापिथेकस जो पहले महाकपि, पूर्व इसका कौन था, तो पूर्व इसका हमारे यहाँ महाकपि था रामापिथेकस के पूर्व। और रामापिथेकस के रूप में जो डेवलप हुआ, तो जो जंगल में रामापिथेकस की प्रजाति रहेगी वो तो बंदर के रूप में ही रहेगा। जो जंगल से निकले मैदानों में आ गए, तो मैदानों में आ गए वही आदि मानव के रूप में, यानी होमोनिट के रूप में या ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में उनका डेवलपमेंट हुआ। और यही ऑस्ट्रेलो जो पिथेकस प्रजाति थी, ये होमो इरेक्टस के रूप में का डेवलपमेंट हुआ। और यही होमो इरेक्टस जो था ये निएंडरथल मानव के रूप में डेवलपमेंट हुआ। और यही निएंडरथल जो था यही आधुनिक मानव या होमोसेपियंस या क्रो-मैग्नन के रूप में डेवलप हुआ। अब इसी को आप देख सकते हैं, जैसे आज आप देख पा रहे होंगे ये कौन था, हमारा पूर्व महाकपि था। ये कौन थे फिर, तो यही हमारे आगे चल करके रामापिथेकस की जो प्रजाति थी जो आगे डेवलप हुई, जो होमोनिड जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका विकास ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में हुआ। और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था होमो इरेक्टस के रूप में डेवलप हुआ। और यही फिर आगे आया कौन सा, जो निएंडरथल मानव के रूप में डेवलपमेंट हुआ, जो सीधा चलना सब चालू कर दिया। और फिर यही आधुनिक जो मानव के रूप में आया कौन सा, जो क्रो-मैग्नन। आज ये पूर्ण विकसित मानव है।
ये पूर्ण विकसित मानव के रूप में डेवलप हुआ, इसको हम लोग पूर्ण विकसित मानव कहते हैं। तो पूर्ण विकसित मानव के रूप में डेवलप हुआ, जिसको हम लोग होमोसेपियंस प्रजाति कहते हैं। तो आज भी हम लोगों की मानव की कौन सी प्रजाति है, आगे आके हम लोग इनका थोड़ा से सबको देखते हैं। जैसे जो आधुनिक प्रजाति है होमोसेपियंस जो हमारी, इसी को हम लोग जो प्रजाति का नाम है होमोसेपियंस कहते हैं, और पूर्व मानव जो कहते हैं हम लोग, आधुनिक मानव जिसको कहते हैं तो होमोसेपियंस। जैसे यही जो आधुनिक मानव था होमोसेपियंस जो क्रो-मैग्नन है, ये आधुनिक मानव या इसी को हम लोग पूर्ण मानव भी कहते हैं। तो पूर्ण मानव के रूप में या आधुनिक मानव के रूप में यही डेवलप हुआ, जिसकी उत्पत्ति लगभग आज से लेंगे तो लगभग 30 से 40 हजार ईसा पूर्व माना जा सकता है, या आज से 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना जा सकता है। इसका एक्चुअली कहा जाए किस काल में, जो जियोग्राफिकल लेते हैं हम लोग, अत्यंत नूतन युग कहा जाता है, प्लीस्टोसीन एज। तो होमोसेपियंस का जो उद्भव है वो अत्यंत नूतन युग में हुआ। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आदि मानव की जो विकास की अवस्थाएं क्या क्या थी, इनकी जो प्रमुख अवस्थाएं थी, सबसे पहले क्या था, इसी को हम लोग जो ड्रायोपिथेकस कहते हैं, जो यानी पूर्व महाकपि था। ये कब का है, तो लगभग 1,50,000 वर्ष पूर्व का है। यही प्राचीन मानव का हमारे पूर्वज जो कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ड्रायोपिथेकस को। फिर किसमें डेवलप हुआ ये, तो रामापिथेकस में डेवलप हुआ, और यही आंशिक रूप से थोड़ा सीधा हाथ को अपने फ्री किया और थोड़ा सीधा होना चालू हुआ, जबकि जबड़ा दांत इनके बहुत मजबूत थे अभी भी, और ये पेड़ों के साथ साथ भूमि पर दोनों पे रह सकते थे। इसी को फिर डेवलप हुआ किसमें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। तो जो जिसको हम लोग आदि मानव कहते हैं, आदि मानव इसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। ये लगभग 40 से 20 लाख वर्ष पूर्व डेवलप हुआ, और ये पूरी तरह से अब सीधा चलना चालू किया। और यही कहा जाए तो इसका मस्तिष्क का जो आकार था काफी बड़ा हुआ। अब यहीं से ये सरल उपकरणों वगैरह, हथियारों वगैरह, कभी पत्थरों के सरल जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग करना चालू किया। अब जब होमोनिट जिसको हम लोग कहते हैं, या होमो इरेक्ट्स, तो उसके पहले होमो हेविलस का डेवलपमेंट हुआ 21 में, तो करीब 20 से 15 लाख ईसा पूर्व पहले। और यही कुशल मानव इसी को कहा जाता है, जो होमो हैविलिस को ही, क्योंकि अभी हाथों में पत्थर थल्ले करके, पत्थर को घिस उस करके सब ये जानवरों वगैरह का शिकार करने लगता है। इसीलिए इसको होमो हैविलिस कहा जाता है, क्योंकि ये कुशल मानव के रूप में डेवलप होता है, और ये पत्थरों को, औजारों को बनाना चालू कर दिया। अब इसका थोड़ा सा मस्तिष्क जो था वो डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि आधुनिक औजार वगैरह, पत्थर वगैरह सब कुछ बनाना चालू कर दिया। और इसी के बाद आता है होमो इरेक्ट्स। ये आज से लेंगे तो करीब 18 लाख से लेकर 2 लाख वर्ष पूर्व जो आता है, जो होमो इरेक्ट्स या जो होमोनिड्स को कहा जाता है, जो होमो इरेक्ट्स डेवलपमेंट होता है होमो इरेक्ट्स का। और ये कहा जाए तो 18 से लाख से 2 लाख ईसा पूर्व में डेवलप होता है, पूरी तरह से अब सीधा चलना चालू करता है। अब ये आग वगैरह का उपयोग वगैरह भी अभी किया करना चालू कर देता है। साथ ही साथ अब ये शिकार करना और एक ग्रुप में यानी समूह में रहना स्टार्ट करता है। इसके बाद आता है कौन सा, जो होमोसेपियंस, जिसको हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं। जो आज आधुनिक मानव का रूप है, पूर्ण जिसको मानव कहते हैं हम लोग, उसी की प्रजाति का नाम है होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस जो प्रजाति थी, ये आज से 2 लाख वर्ष पूर्व जो था, वर्तमान तक आज जो आधुनिक आधुनिक मानव है उसको हम लोग होमोसेपियंस प्रजाति कहते हैं। लेकिन ये आधुनिक मानव के रूप में कब से डेवलप हुआ, तो मुश्किल से 30-40 हजार वर्ष पूर्व। तो 30-40 हजार वर्ष पूर्व पूर्व ये डेवलप हुआ, और यही आधुनिक मानव के रूप में भाषा, कला, संस्कृति सबका विकास इसने कर लिया। साथ ही साथ अभी उन्नत औजारों वगैरह का, पत्थरों वगैरह सबको उपयोग करने लगा, और साथ ही साथ इसने अब विज्ञान का विकास भी, डेवलपमेंट भी कर लिया। तो ये कौन सा था, तो आधुनिक मानव। अब नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि जैसे जो हमारे यहाँ डिवाइड किया जाता है इतिहास का। इतिहास को हम लोग जो संरचना के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले तो हम लोगों ने मानव का विकास क्रम पढ़ा। अब आ जाए किस पर हम लोग, तो जो मानव का डेवलपमेंट है, या किस आधार पर, तो जैसे संरचना के आधार पर जो इतिहास का हमारे यहाँ लेखन होता है, तो संरचना के आधार पर इसका हम लोग प्रकार देख लें। इस आधार पर, तो संरचना के आधार पर, जैसे संरचना के आधार पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 3 भाग में इतिहास को बांटा। जिस काल के यानी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जिस काल के इतिहास को लिखा गया, उस इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा, जिस काल में हमको लिपि के भी साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, लेकिन मात्र लिपि के अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, मात्र सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लिखा गया है। लेकिन दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिपि के साक्ष्य भी उपलब्ध है और हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है।
लेकिन मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास लिखा गया है, उसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा काल हमारा कौन सा है? ऐतिहासिक काल, जहां से अब हमको व्यापक रूप से इतिहास लेखन में दोनों का उपयोग किया जा रहा है। यानी किसका? तो पुरातात्विक साक्ष्यों का भी और साहित्यिक साक्ष्यों के लिपियों का, दोनों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी आपको यदि डिफाइन करना हो तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिस काल का इतिहास जानने के लिए, जिस काल का इतिहास जानने के लिए मात्र पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिपि का या साहित्यिक साक्ष्य का अभाव है, लिपि या साहित्यिक साक्ष्य का अभाव है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी जिस काल का इतिहास जानने के लिए, जिस काल का इतिहास जानने के लिए दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, दोनों साक्ष्य पोस्ट में कर दें हम लोग, पुरातात्विक प्लस साहित्यिक या लिपि, साहित्यिक, दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को या लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। साहित्यिक साक्ष्य या लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, या बाद में उसको कलेक्ट किया गया है, संकलित किया गया है। एक तो जो हमको साहित्यिक साक्ष्य मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, दूसरा या तो बाद में उसको संकलित किया गया है। तो उस काल को या बाद में संकलित किया गया है, बाद में संकलित किया गया है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? उस काल को आदि ऐतिहासिक काल। जैसे आप लोग हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमको दोनों हड़प्पा काल की लिपि भी प्राप्त होती है, साथ ही साथ हड़प्पा काल के हमको सब भवन, बिल्डिंग और सब मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है। लेकिन दोनों साक्ष्य मिलने के बावजूद भी हड़प्पा सभ्यता को हमारे पास हम लोग सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही अनुमान लगाकर सब लिखा गया है, अभी तक वहां की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के जितने भी लिपि के हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं, सबको बुलाकर उसको पढ़वाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज तक उस स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाया है। दूसरा जो ऋग्वैदिक संस्कृति है, तो ऋग्वैदिक संस्कृति को इसलिए हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं कि जो ऋग्वेद का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का पीरियड है। लेकिन दिक्कत है कि ऋग्वेद का संकलन किया गया है, जो पहला और 10वां आप देखेंगे जो मंडल है, ये सब चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको संकलित किया गया, कंपाइल किया गया। इसको बाद में कंपाइल किया गया, जो महर्षि वेद व्यास साहब ने कंपाइल किया था वेदों को, तो उन्होंने 400 ईसा पूर्व में कंपाइल किया। अब ये 400 ईसा पूर्व में सब कंपाइल किए गए, कब कंपाइल किए गए? जो सूत्र काल है उसमें इसको कंपाइल किया गया। अब उस काल का इसलिए हम ऋग्वैदिक संस्कृति को भी किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक सब, क्योंकि बाद में इसको कंपाइल किया गया, संकलित किया गया। ये जिस 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बारे में जरूर जानकारी से मिलती है, बाद में कंपाइलेशन इसका हुआ, इस कारण से इसको भी हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। वही बात जैसे हिस्टोरिक एज में हम लोग वहां से लेते हैं कि जिस काल से हिस्टोरिक एज जो हमारा चालू होता है,
1000 ईसा पूर्व से 620 BC तक। यानी जिस काल का इतिहास जानने के लिए, जिस काल का इतिहास जानने के लिए या लिखने के लिए पुरातात्विक प्लस साहित्यिक साक्ष्य दोनों का इतिहास लेखन में, दोनों का इतिहास लेखन में व्यापक उपयोग हो रहा है, व्यापक उपयोग हो रहा है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे आज आप देखेंगे तो हमारे यहाँ, जैसे मान लो आप मांडव घूमने जाते हैं, तो मांडव में आप बिल्डिंग भवनों को भी देखते हैं, वहां पास जिन शासकों वगैरह सब नाम वगैरह लिखा है, किसकी कौन सी समाधि है, कब्र है, किसने कौन सा भवन बनवाया था, तो हम बिल्डिंग भवनों को सब देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा वहां पास हमको 20 रुपए की किताब भी मिलती है जो मांडव के बारे में पूरी जानकारी उस स्थल के बारे में देती है, सब भवनों बिल्डिंग भवनों के बारे में, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो हम दोनों से जानकारी प्राप्त करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य से भी और साहित्यिक साक्ष्य से। उनको सबको हम किस में रखते हैं, तो हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसीलिए इसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिस काल में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्यों का व्यापक उपयोग होने लगा इतिहास लेखन में, तो हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये थोड़ा से हमको याद रखना है, जैसे कई बार पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। दूसरा कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है, जिस काल में मात्र हमको औजारों हथियारों के उनके साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का लेखन का कार्य हुआ है, तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट, इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। दूसरा अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, तो जैसे प्रागैतिहासिक काल पर। जो प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। आदि ऐतिहासिक काल हम लोग हड़प्पा सभ्यता से देखेंगे, फिर वैदिक सभ्यता वर्ग देखेंगे, फिर आगे ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल को देखेंगे। अभी हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो हम लोग आज प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल का पीरियड कब से कब तक था, ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के आज वर्तमान में आप लेंगे, तो आज वर्तमान में 25 लाख, पहले आप देखते होंगे 2.5 लाख ईसा पूर्व से चालू होता था किताबों में, फिर इसको 5 लाख किया गया, अब कुछ किताबों में फिर 10 लाख आया, अब आज वर्तमान में 25 लाख ईसा पूर्व तक पीछे इतिहास जा चुका है। अभी तो और जो नवीन खोज आ रहे हैं तो और पीछे जा रहा है मानव सभ्यता का। ये 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का काल जो था, कौन सा काल, प्रागैतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक काल को इसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, इसके आधार पर इनके प्रौद्योगिकी, जो औजारों की प्रौद्योगिकी थी, उसी के आधार पर इसको हम लोग पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसे इसका पीरियड पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व इसका काल था। और इसकी खोज किसने की थी, खोज कब की गई थी, इसकी खोज 1863 में हुई थी, इसकी पूरा पाषाण काल की। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसको खोजा था, इसको पूरा पाषाण काल। वहीं पास इसकी खोज इन्होंने कहां से की थी, कौन से स्थल से इन्होंने प्राप्त किया था, तो पल्लवरम। ये पल्लवरम कहां है, ये पल्लवरम आज वर्तमान में लेंगे तो मद्रास के निकट या चेन्नई के निकट तमिलनाडु में आता है। और यहीं से तमिलनाडु से, पल्लवरम से ही इन्होंने हस्त कुठार प्राप्त करके या हैंडेक्स प्राप्त करके इन्होंने क्या पाया था, तो हैंडेक्स प्राप्त करके इसकी खोज की थी, किसकी, पैलियोलिथिक एज की या पूरा पाषाण काल की। तो हैंडेक्स प्राप्त करके, इसी को हम लोग क्लीवर भी कहते हैं, तो क्लीवर को प्राप्त करके इन्होंने। दूसरा वहीं मध्य पाषाण काल का पीरियड कब से कब तक, ये 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक। और इसकी खोज कब हुई थी मध्य पाषाण काल की, इसकी 1867 ईस्वी में खोज की गई थी।
इसकी खोज कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे सी.एल. कार्लाइल। सी.एल. कार्लाइल महोदय ने इसकी खोज की थी। और इन्होंने किस स्थल से इसकी खोज की थी? तो इन्होंने विंध्य क्षेत्र से, विंध्य क्षेत्र से, जो हमारे यहां मध्य प्रदेश में आता है, सीधी सिंगरौली वाला बेल्ट, वहां से इन्होंने लघु पाषाण उपकरण प्राप्त करके इसकी खोज की थी। तो लघु पाषाणोपकरण, लघु पाषाणोपकरण प्राप्त करके इन्होंने खोज की थी, प्राप्त करके इसकी। वहीं पास जैसे नौ पाषाण काल की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम इसी की खोज हुई थी। इन तीनों में यदि लिया जाए तो सर्वप्रथम किसकी खोज हुई थी? तो सर्व पहले 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, तो नियोलिथिक एज की, यानी नौ पाषाण काल की, यानी पूरा पाषाण काल की उसके नियोलिथिक के बाद हुई। तब फिर सबसे बाद में किसकी? तो मध्य पाषाण काल की। जैसे नियोलिथिक की खोज करता कौन थे? इसको जो खोजने वाले थे, जो खोज करता थे, ये थे ली मेशूरी। तो ली मेशूरियर ने इसकी खोज की थी, नौपाषाण काल। इसको नौपाषाण शब्द नाम किसने दिया था? तो नौपाषाण जो शब्द नाम दिया गया था, ये जॉन लुबाक द्वारा दिया गया था 1865 में। तो 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में जो जॉन लुबाक थे, तो जॉन लुबाक ने इसको नाम दिया था, जॉन लुबाक ने क्या नाम दिया था? इसको न्यूलिथिक या नवपाषाण काल नाम दिया। वहीं पास इसको न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन या नवपाषाणिक क्रांति नाम किसने दिया? तो नवपाषाणिक जो क्रांति थी, तो नवपाषाणिक जो क्रांति नाम इसको दिया था गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड ने दिया था, जिनको हम लोग बगीचे का बच्चा भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन किसी का नाम ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। तो गार्डन चाइल्ड साहब ने तो नवपाषाणिक क्रांति नाम। तो ये तो तीनों, जो तीन काल में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, किसके आधार पर? औजार प्रौद्योगिकी के जो उपयोग करने के आधार पर। अभी ध्यान रखिए, काल किसी चीज से डिवाइड किया जाता है तो काल का डिवाइडेशन, इसका मतलब है रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज का मतलब है कि जैसे हम लोग पूरा पाषाण काल को भी तीन भाग में बांट, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, तीन भाग में इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं। क्योंकि किस आधार पर डिवाइड करते हैं? इनके औजार जो प्रौद्योगिकी का जो लोग उपयोग करते थे उसके। वहीं पास जब हम लोग पूरा पाषाण काल से जैसे ही मध्य पाषाण काल में आते हैं, इनके औजार प्रौद्योगिकी में पूरा परिवर्तन आ जाता है, रेडिकल चेंज होता है। रेडिकल चेंज कैसे होता है? क्योंकि जहां ये बड़े बड़े पत्थरों से बड़े बड़े जानवरों सबका शिकार करते थे, वहां पास जो मध्य पाषाण काल में आते हैं छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करते हैं। अब ये छोटे छोटे तीतल का, बटेर का सबका शिकार करना चालू कर देते हैं, यहाँ तक कि मछली वगैरह सबका शिकार करना चालू कर देते हैं, और तीर कमान प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चालू करते हैं, जिससे से अभी लोग पक्षियों का सबका। वही पास जैसे ही हम लोग जाते हैं किसमें? क्योंकि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के बीच का क्या काल था? मध्य पाषाण काल। ये कड़ी का काम करता था, जोड़ने का काम करता, सेतु का काम करता। वहीं पास जैसे ही, इसीलिए इसको मध्य पाषाण काल को हम लोग इन दोनों के बीच का संक्रमण काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल, ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। जैसे जो नियोलिथिक एज में जैसे हम पहुंचते, अब यहाँ पास मानव जो था, अभी तक क्या था? पूरा पाषाण काल में ये आखेटक था, शिकार करता था और खाद्य को संग्रह करता था। जैसे ये मध्य पाषाण काल में आता है, अब छोटे छोटे जानवरों का, पक्षियों का भी शिकार करना चालू कर देता है, लेकिन अभी भी आखेटक और शिकारी और खाद्य संग्राहक ही रहता है। लेकिन जैसे ही ये नवपाषाण काल में पहुंचता है, तो अब ये आखेटक और शिकारी और खाद्य संग्रह के साथ साथ अभी क्या बन जाता है? मानव। मानव अब उपभोक्ता और उत्पादक बन जाता है, मानव उत्पादक और उपभोक्ता बन जाता है। कब? तो नवपाषाण काल में। चलिए हम लोग अब एक एक काल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पर? पूरा पाषाण काल पर। अब पूरा पाषाण काल की, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी, तो ये तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके कि 1863 में, 13 मई 1863 को किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने खोज की थी। इन्होंने कहां से प्राप्त किया था? तो जो वर्तमान में आज हम लोग को तमिलनाडु प्रदेश कहते हैं,
पहले ब्रिटिश के समय जिस समय खोजा गया था तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अब आज इसको तमिलनाडु स्टेट कहा जाता है, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी को दो भाग में डिवाइड किया गया, तमिलनाडु और आंध्रा में। तो अब ये तमिलनाडु प्रदेश में आता है। तमिलनाडु प्रदेश के पास जो चेन्नई है, तो मद्रास पहले प्रेसिडेंसी का नाम था, तो चेन्नई नगर के पास स्थित जो पल्लवरम था, तो वहीं पूरा स्थल से ही एक क्लीवर की खोज करके रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड साहब जो हैं, रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड साहब ने पाषाण जैसे अब तक कहा जाए पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष हमको नहीं मिल पाए। मनुष्य का पूरा जो स्केटल मिलना चाहिए कि मानो कैसा होता था, क्या लाइन लेंथ, कैसी हाइट होती थी, पूरा स्केटल नहीं मिलता। स्केलेटन का मतलब है पूरी बॉडी का स्केलेटन, बॉडी का ढांचा। लेकिन इस काल में मानव द्वारा जो आखेट किया जाता था, शिकार वगैरह किए जाते थे, शिकार करने के लिए लोग जो औजार उपयोग करते थे, औजार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता था, उसके सब हमको एविडेंस मिलता। दूसरे मानव इस काल में क्या था, तो आखेटक था और खाद्य संग्रह का कार्य करता था, यानी फूड गैदरिंग करते थे। ये लोग पहले किसी चीज का शिकार करते थे, उसको मिलकर के बढ़िया से खाते थे, कच्चा मांस ही खाते थे, साथ ही साथ ये पेड़ पौधे वगैरह सबसे भी इकट्ठा करते थे। इस काल के जैसे लोग औजार या पत्थर के औजारों किसका उपयोग करते थे, इस प्रकार के पत्थरों का औजारों को, इन्हीं से बड़े बड़े जानवरों को शिकार, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को सब उपयोग करते थे, बड़े जानवरों को, छोटे जानवरों को तो आप तो शिकार करेंगे तो भरता बन जाएगा इससे। ये बड़े बड़े जानवरों को शिकार करते थे। दूसरा, इनके जैसे कहा जाए पूरा पाषाण काल में कि औजार बनाने की तकनीक को इन्होंने डेवलप किया, जो पत्थर को तोड़ करके, जैसे पत्थर से लेयर निकालते तोड़ करके, देख रहे हैं महाशय जी तोड़ रहे हैं, अब ये तोड़ करके क्या करते थे, फलक निकालते थे, लेयर लेयर जैसे आज हम लोग भी आज फर्सी उर्सी बनाते हैं तो लेयर निकाल करके बनाते। ये पत्थर की फ्लैग प्रणाली को उन्होंने डेवलप कर लिया पूरा पाषाण काल। ये कब फ्लैग प्रणाली डेवलप किया, जब मध्य पूरा पाषाण काल में आता। पूर्व पूरा पाषाण काल में तो सिर्फ औजारों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मध्य पूरा पाषाण काल में आते हैं तो अब ये फ्लैग प्रणाली डेवलप कर लेते हैं। अब ये लोग शिकार करते हैं, मांस खाते हैं और कंदमूल वगैरह सब तोड़ना इनका यही काम था। और इसके लिए कौन कौन सा औजार उपयोग करते थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चॉपर, चॉपर का उपयोग करते थे। ये क्या था, तो ये चॉपिंग टूल्स था, काटने उठने के सबके लिए। और ये क्या था, हैंड एक्स था, जो हाथ में लेकर के किसी शिकार करते थे। दूसरा ये क्या था, स्क्रैपर था। ये सब इन हथियारों का, औजारों का ये लोग उपयोग करते थे। अब जैसे इस काल में जो मानव था, तो मानव ने फ्लैग प्रणाली को डेवलप कर लिया, पत्थरों के कोर वगैरह सब इन्होंने बनाना चालू कर दिया, तो काटने उठने फाड़ने चीरने सब के लिए उपयोग करने लगे। दूसरा, अब इन्होंने औजार मुख्यतः सब इनके हमको कहाँ से मिले हैं, तो फ्लैग प्रणाली के पत्थरों के कोर वगैरह के औजार सब हमको, औजार इनको मुख्यतः मद्रास से चेन्नई के पास प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इस काल के मानव द्वारा जो औजार से उपयोग किए जाते थे, पत्थरों के वगैरह उपयोग किए जाते थे, उसको हमको सोहन नदी घाटी के क्षेत्र, सिंगरौली घाटी के क्षेत्र से और बेलन नदी घाटी के क्षेत्र से पूरा पाषाणकालीन सब औजार हमको मिले। ये तीन घाटियों से, सोहन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी और बेलन नदी घाटी से पूरा पाषाणकालीन सब औजार प्राप्त होता। इस काल में मानव अभी आविष्कार नहीं किया था आग का, आग का उपयोग करना नहीं जानता था। आग से परिचित तो था, जिससे पत्थर पत्थर को टकराने से आग निकलती है, उसको जानता तो था, लेकिन आग का उपयोग करना नहीं जानता। और सामान्यतः माना जाता है कि शायद इस काल का जो प्रजाति थी, ये निग्रो प्रजाति करें। लेकिन जैसे भीमबेटका से मिली जो हमको पर्वत गुफा है, बेटका जो गुफा है, बैठने का स्थान यानी भीमबेटका, भीमबेटका से हमको जो गुफा मिली है, इस काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल की, यानी प्री हिस्टोरिक एज की। और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम, यहाँ से हमको चित्रकारी का साक्ष्य मिला। पहली बार जो पेंटिंग करने का साक्ष्य सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, ये बेटका से मिलता है। ये आप चित्र देख पा रहे हो, इसी प्रकार के चित्रांकन पूरा किया गया है, यानी घोड़े वगैरह का चित्रांकन है, मनुष्य को घोड़े पर बैठे हुए, हथियार लिए हुए, हाथ में ये चित्रांकन है, घोड़े पर बैठे हुए, हथियार लिए हुए, हाथ में मारने के लिए भाला टाइप। ये सब चित्रकारी के हमको साक्ष्य मिलते, कहां से, तो बेटका से। दूसरा, इस जिसमें मुख्यतः हरे और लाल रंग का उपयोग किया जाता था। चित्रकारी में किसका उपयोग किया जाता था, तो लाल और हरे। यहाँ देख रहे हैं पूरा पत्थरों पर किसका, रेड कलर का ही उपयोग किया। तो ये लोग कलर बनाना भी इस काल में जान गए थे, हिस्टोरिक एज में ये लोग कलर वगैरह सब कुछ जानते थे बनाना। तो ये हमको एविडेंस मिलते हैं कहाँ से, तो भीमबेटका से। अब थोड़ा सा जैसे हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो इसको औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। इसको, तो प्री हिस्टोरिक एज को, यानी पूरा पाषाण काल,
तो जो औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर ही किस आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है पूरा पाषाण काल का? तो पूरा पाषाण काल को जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, इसकी टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट की टेक्नोलॉजी यानी औजार की जो इनकी प्रौद्योगिकी थी, उसी के आधार पर इसको 3 भागों में यानी 3 अवस्थाओं में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, या इसी को हम लोग पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, इसका कब से कब पीरियड था? इसका 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक इसका काल था। दूसरा, इस काल में मानव कौन सा औजार वगैरह का उपयोग करता था? तीनों लोग हस्तकुठार का उपयोग करते थे, हैंगडेक्स का उपयोग करते थे और बिदारनी का उपयोग करते थे। साथ ही साथ ये डेवलपमेंट इन्होंने इंडस्ट्री पूरी डेवलपमेंट कर रखी थी, कौन सी? औजार बनाने की, यानी हैंडेक्स, हस्तकुठार, हैंडेक्स और बिदारनी सब बनाने की उन्होंने पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप कर रखी थी। साथ ही साथ नर्मदा घाटी से इस काल में हमको जो हथनोरा है, ये नरसिंहपुर या सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये यहाँ से हमको क्या मिला है? ये मानो कि यहाँ से खोपड़ी मिली है। नरसिंहपुर नहीं, सीहोर में आता है हथनोरा। तो सीहोर से हमको क्या मिला है? यहाँ से इनके हम लोगों को जो मानव की प्राप्त हुई, यानी मानव का स्केलेटन प्राप्त हुआ। स्केलेटन ही कहेंगे जो सर की खोपड़ी। तो भारत में मानव का अवशेष का ये प्रथम साक्ष्य जो हमको प्राप्त होता है, कहाँ से? हथनोरा। हथनोरा कहाँ है? तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। तो ये तो निम्न पूरा पाषाण काल के जो हमको एविडेंस प्राप्त होते हैं। वहीं पास मध्य पूरा पाषाण काल को हम कब से कब तक लेते हैं? ये 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व थे। अब 1 लाख से लेकर के 40,000, कुछ किताबों जैसे 1 लाख से 50,000 या 40,000 दोनों में। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल पीरियड कब से कब तक था? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के कैसे औजार थे? ये फ्लैग प्रणाली अब डेवलप करते हैं। इनको सल्क के बने यानी फ्लैग के बने हमको औजार मिलते हैं जो लेयर निकालते हैं। और फलक उपकरणों की अधिकता के कारण ही इस काल को क्या कहा जाता है? तो फलक संस्कृति संज्ञा भी दी जाती है कि लोग जो फलक प्रणाली को काल में डेवलप किया, कहाँ? मध्यपुरा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पर? तो तीसरा जो पार्ट है, इसी को उत्तर पूरा पाषाण काल या इसी को उच्च पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इसका पीरियड कब से था? 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक इसका पीरियड था। और इसमें सल्क के उपकरणों, फलकों के बने औजार सब प्राप्त होते हैं। इस विंध्य क्षेत्र से जो हमको मिलता है, जो विंध्यन पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, विंध्यन पहाड़ी कहाँ चालू होती है? सासाराम से लेकर के पूरा गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट जाती है, कहाँ? गुजरात तक। यहाँ से विंध्य क्षेत्र से हमको जो भीमबेटका जो स्थल है, वहां से रायसेन से प्राचीनतम चित्रकारी के हमको साक्ष्य मिलता है। तो प्राचीनतम चित्रकारी का जो साक्ष्य मिलता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके, कि किस काल का है? तो उत्तर पूरा पाषाण। उत्तर पूरा पाषाण काल के हमको भीमबेटका से रायसेन से प्राचीनतम सब चित्रकारी के एविडेंस भी हमको प्राप्त हो। ये तो जो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब आ जाए हम लोग किस पर? मध्य पूरा पाषाण काल। अब मध्य पूरा जो पाषाण काल है, इसकी खोज किसने की थी? तो अभी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये 1867 ईस्वी में ये जो कार्लाइल साहब उन्होंने खोज की थी। ये कहां से इन्होंने औजार प्राप्त किया था? तो विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र से इन्होंने क्या प्राप्त किया था? तो लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किया था। और लघु पाषाणोपकरण प्राप्त करके अब इस काल का जो मानव था, ये मुख्यतः अभी भी शिकारी ही था और खाद्य संग्राहक ही था। यानी ये फूड गैदरिंग करता था और हंट का काम करता था, यानी शिकारी था और खाद्य संग्राहक ही था। परंतु इनकी शिकार करने की जो तकनीक थी, उसमें परिवर्तन आया। पूरा पाषाण काल की तकनीक थी, अब उसमें जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो तकनीक में परिवर्तन आया। जहाँ पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजारों सबका उपयोग करते थे, वहीं अब आते हैं मध्य पाषाण काल में तो छोटे छोटे पत्थरों के औजारों का उपयोग करने चालू कर लेते हैं। इसी कारण से जो अत्यंत इनके उपकरण छोटे होने के कारण ही जो अत्यंत उपकरण छोटे होते थे, इसी कारण से इसको माइक्रोलिथिक एज या सूक्ष्म पाषाण काल या लघु पाषाण काल या तो माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण काल भी हम लोग कहते हैं। अब मध्य पाषाण काल के जैसे उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, लगभग कहा जाए कितने बड़े होते थे? तो ये आधे इंच से लेकर के 1.25 सेंटीमीटर तक के या 1.25 इंच तक के होते थे, यानी 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक के इनके औजारों की जो लंबाई होती थी। यानी इतने बड़े औजार इनके, छोटे छोटे औजारों का उपयोग करने लगे। अब इससे लोग तीतर, बटेर, पक्षियों का भी शिकार करने लगे। अब जैसे इस काल का जो मानव था, आप देखेंगे इनके सब औजारों की प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म पत्थरों का सब ये छोटे छोटे औजारों का सबका उपयोग करने लगते हैं। अब इनके प्रौद्योगिकी में पूरा परिवर्तन आ जाता है। अब इस काल में इनके पत्थरों का औजारों में भी परिवर्तन आ जाता है, औजार प्रौद्योगिकी में। अब जैसे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का, दोनों के बीच का हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल को। तो दोनों के बीच का ट्रांजिशन पीरियड यानी क्रांति या संक्रांति का काल कहते हैं।
संक्रांति का काल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये दोनों के बीच जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो मध्य पाषाण काल करता है। दूसरा, इन काल की हमको जो इनके उपकरण मिले हैं, औजार मिले हैं, क्या है, किस प्रकार के पत्थर? ये लोग चर्ट के बटखरे वाले जो होते हैं पत्थर, उनका उपयोग करते थे। कैल्सिडोनी का उपयोग करते थे। ये लोग स्फटिक पत्थर का उपयोग करते थे, जैस्पर, कार्नेलियन, आगेट आदि सब पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। इनके छोटे औजार कौन से मिलते हैं? जैसे वेदनी है, खुरचनी है, तक्षणी है, आरी है आदि सब इनके छोटे छोटे औजार हमको पता। दूसरा, इनको नवीन औजारों की कौन कौन से लेके आते हैं जो आविष्कार करते हैं? इस काल का जो मानव था तो वो अर्धचंद्राकार हंसिया बनाना चालू करता है, समलंग, तिकोना, ये सब बाणाग्र वगैरह, यानी बाण का जो आगे का भाग है तो सबको डेवलपमेंट करता है। क्योंकि अभी लोग तीर धनुष का विकास कर लेते हैं, तो तीर कमान प्रौद्योगिकी हम लोग कहते हैं, जब उसका विकास करते हैं तो उसमें तीर में आगे पत्थर का ही ये तीर लगाते थे, जिसको हम लोग बाणाग्र कहते हैं। बाण के आगे का जो भाग होता है तो क्या कहा जाता है? इसी को बाणाग्र कहा जाता था। ये बाण के आगे का भाग इन्होंने डेवलप कर लिया। और एक किसका बनाते थे? पत्थर का बनाते थे, ताकि किसी शिकार करे फंस जाए, ताकि वो घायल होकर गिर। अब इस काल का मानव जो था छोटे जानवरों यानी पक्षी, मछली आदि का सबका शिकार करने लगता है। और इस काल में सर्वप्रथम कहा जाए तो इसी काल में यानी मध्य पाषाण काल में ही अब ये लोग हमारे यहाँ कौन सा? तो तीर कमान प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग पछे पास तकनीक कहते हैं, यानी फेंक करके मारने वाली तकनीक, तो तीर कमान प्रौद्योगिकी का आविष्कार मानव कर लेते। अब इस काल के मानव को आप देखेंगे तो जैसे मेसोलिथिक जो इंडिया में ये हम सबको मानव द्वारा इनको रहन सहन के सब मिलता है। इसका अवधि जो कब से कब तक था? 10,000 से लेकर 6,000 सब मछली का शिकार करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया, इनको सब हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि अब इस काल में हमको पशुपालन के भी एविडेंस मिलते हैं। और पशुपालन के हमको एविडेंस कहां से मिलते हैं? तो दो जगह से। एक तो आदमगढ़ है। ये आदमगढ़ कहां है? तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होशंगाबाद। ठीक है। अब होशंगाबाद को क्या नाम कर दिया गया है? इसी का नाम अब वर्तमान में नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसी नर्मदापुरम या होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही हमको आदमगढ़ मिलता है, जहां से मानव द्वारा पशुपालन के सबसे प्राचीनतम। दूसरा कि बागौर मिलता है। बागौर कहाँ है? तो भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जो भीलों के नाम पर ही रखा गया है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमको भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो बागौर है, तो वहां से हमको दो जगह से मानव द्वारा पशुपालन के 5,000 ईसा पूर्व के पुराने हमको मिलते हैं कि पशुपालन का सबसे प्राचीनतम। अब मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। पहला जानवर मानव ने किसको अपना पालतू बनाया था? कुत्ता। जैसे इस काल में हमको महदहा से हड्डियों के आभूषण भी बनाए जाने की वीडियो, कहां से? महदहा से। और युग्मित समाधान यानी जो दो लोगों को साथ साथ दफनाए जाने का एविडेंस भी हमको मिलता है। इस काल में जैसे राजस्थान में स्थित एक सांभर झील, तो सांभर झील से हमको विश्व के सबसे प्राचीनतम जो प्लांटेशन का एविडेंस मिलता है। ये कहां से मिलता है? सांभर झील है राजस्थान। राजस्थान में सांभर झील से हमको विश्व का सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण का एविडेंस मिलता है। तो सबसे प्राचीनतम मान लीजिए प्लांटेशन का एविडेंस कहा जाए कहां से मिलता है? सांभर झील जो अजमेर के पास, वहां से मिलता है। तो नवपाषाण काल में अब आप क्या देखें कि औजार बनाने की तकनीक जो छोटे टुकड़े जोड़ करके सब मध्यपाषाण काल में अभी छोटे छोटे हल्के हल्के सब औजार बनाना चालू करते हैं। इस काल में इन्होंने बाण बनाना चालू कर दी धनुष के लिए। तीर कमान प्रौद्योगिकी को उन्होंने डेवलप कर लिया, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मेथड। तो अब ये तीर से शिकार करना चालू करते हैं, मछलियों को सबको पकड़ना चालू कर देते हैं। इस काल के उन्होंने ये सब डेवलप किया। अब आ जाए हम लोग किस पर? नवपाषाण काल पर, जो हमारा नवपाषाण काल। जैसे इसको नियोलिथिक ये जो नाम दिया गया था, किससे नाम दिया था? जॉन लुबाक ने। और गार्डन चाइल्ड साहब ने इस काल में जो कृषि क्षेत्र का कृषि का आविष्कार हो जाता है, मानव अब अस्थायी रूप से पशुओं को पालने का कार्य करने लगता है। अब मानव ने जैसे व्हील वगैरह का आविष्कार कर लिया, तो बैलगाड़ी वगैरह सबको आविष्कार कर लिया, चाक का बर्तन बनाना चालू कर दिया। इसी कारण इस जो व्यापक परिवर्तन होता है नवपाषाण का, इसीलिए इसको नवपाषाण की क्रांति नाम दिया था। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन किसने? गार्डन चाइल्ड। तो हम लोग बगीचे का बच्चा कहते हैं, तो गार्डन चाइल्ड साहब ने ही इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। जैसे विश्व के अन्य भागों से भी हमको नवपाषाण काल की वीडियो। अब ये ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल जो है ये विश्व में अलग अलग भागों में अलग अलग पीरियड में। जैसे आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में नवपाषाण काल करीब जाएंगे, वहां 9,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। वहीं जब हिंद महाद्वीप को लेंगे, यानी जो मेहरगढ़ को भी शामिल करेंगे भारत में, बलूचिस्तान वगैरह को,
तो हमारे यहाँ 7000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ से एविडेंस। वहीं भारत में लेंगे जो कोल्डीवा से हमको एविडेंस मिलता है, एग्जैक्ट लेंगे 56 ईसा पूर्व का, इसलिए भारत में कहा जाता है नवपाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से, इसलिए हम लोगों ने 6000 ईसा पूर्व से। नवपाषाण कालीन जो सभ्यता का आरंभ है ये 6000 ईसा पूर्व से हम लगभग हमारे यहाँ माना जाता है भारत में। जबकि यूरोप में आप देखेंगे, यूरोप में कब चालू हुआ था, तो वहां 9000 ईसा पूर्व में ही चालू हुआ था, और हमारे यहाँ 6000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। जैसे भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती कहां से मिलती है, ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। तिथि क्या है, तो लगभग ये 7000 ईसा पूर्व माना जाता है जो हमको नवपाषाणिक बस्ती मिलती है। और यहीं से प्राचीनतम हमको कृषि के सब एविडेंस मिलते हैं, जो कृषि का मानव ने आविष्कार किया था, वहीं से मिलते हैं। दूसरा, नवपाषाण काल के कुछ जैसे औजार बनाने के, जो अब घिस करके या औजार बनाने का चालू कर देते हैं, जैसे घिस करके पत्थरों को या शीशे को जो घिसा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पालिशदार कहते हैं। ये पालिशदार बनाना, तो ये जो पत्थरों को घिस करके पालिशदार बनाना, जब चिकनाहट आती है उसको हम लोग पालिश करना कहते हैं। पत्थरों घिसने का मतलब पालिश करना। ये अभी पालिशदार पत्थरों की इनको तकनीक डेवलप करते हैं। दूसरा, इसे मजबूत टिकाऊ और पत्थरों का औजार बनाना चालू करते हैं। अब हसिया, छेनी, कुल्हाड़ी सभी बनाना चालू कर देते हैं। अब ये मानव जो था अस्थायी जीवन जीना चालू करता है, लकड़ी को काटने उड़ने के, जंगलों सब साफ करने की व्यवस्था डेवलप कर लेते हैं। तो इसी काल में, अब नियोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे तो जो अब मानव था इस काल का, तो अब इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया। अब आग का उपयोग करना ही जान गए। आग का उपयोग करके अभी लोग लोहे तांबे को सब गलाना जान गए, तांबे के औजारों का उपयोग करना जान गए। साथ ही साथ इस काल का मानव आग का उपयोग करके भोजन भी पकाकर खाने लगा। पशुओं को सब हमको पालने का भी इनके एविडेंस मिलते हैं। अब ये पशुओं का उपयोग करने लगे खेती बाड़ी में, कृषि वगैरह में, कृषि वगैरह को डेवलप कर लिया इन्होंने। साथ ही साथ इस काल में मानव कम्युनिटी के रूप में रहना, आप घर ये देख पा रहे होंगे, जो घर अब बनना चालू किए लाइन से आसपास, गांव के रूप में बसना चालू किए, मानव यहीं से कम्युनिटी के रूप में रहना चालू किया। तो अब इस पिक्चर से हमको पता चलता है कि मानव ने आग का भी आविष्कार कर लिया, मानव ने पालतू पशुओं को सब बना लिया, मानव ने एग्रीकल्चर का आविष्कार कर लिया, धान की बाली वाली आप देख पा रहे होंगे। तो मानव ने भी यहाँ पास अस्थायी खेती होती करने लगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर लिया। अब ये सामुदायिक रूप में यानी कम्युनिटी ग्रुप में रहना भी मानव ने स्टार्ट कर दिया। इस पिक्चर से हमको बहुत कुछ सब जानकारी सब मिलती है, किसकी, नियोलिथिक पीरियड। अब आ जाए हम लोग, नियोलिथिक पीरियड का नाम किसने, जैसे नियोलिथिक इसका नाम किसने दिया था, तो नवपाषाण काल शब्द का जो नाम दिया था, ये दिया था जॉन लुबाक ने। ये जॉन लुबाक साहब ने 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने ही नवपाषाण काल शब्द का उपयोग किया था। और जबकि नवपाषाण काल की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी, तो 1860 ईस्वी में, तब इसका नवपाषाण काल नहीं लगा। इसका एक खोज किसने की थी, सर ली मैसूरियर साहब हैं। ली मैसूरियर ने इस 5 प्रमुख इसकी क्या विशेषताएं हैं नवपाषाण काल की, इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं रही, जिसके कारण से हम लोग नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, क्या तो मानव ने अब कृषि कार्य करना चालू कर दिया, कृषि का आविष्कार कर लिया। मानव ने अस्थायी रूप से पशुओं को पालना चालू कर दिया, क्योंकि मध्यपाषाण काल में हमको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हम अस्थायी रूप से पालना चालू। दूसरा, पत्थरों के औजारों, पालिशदार और घर्षित इनके औजार सब मिलने लगे। दूसरा, मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना और चालू कर दिया, घड़ा थाली सब, तो मृदभान बनाना स्टार्ट किए। अब अग्नि का उपयोग करना जान गया मानव, तो खाना पकाने वाला सबके लिए, तो हमको तीवन के साक्ष्य मिलते हैं, लाइन से गर्त चूल्हे मिलते हैं, कहाँ, नवपाषाण काल में। इसका मतलब मानव कम्युनिटी में रहता था, 10-20-50 लोग ये रहते थे, साथ साथ सब करते थे। अब जैसे कृषि का साक्ष्य हमको मिलता है कहाँ से, मेहरगढ़ से, जो कि बलूचिस्तान प्रांत जो मेहरगढ़ है, तो वहां से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और यहीं से गेहूं, जौ, अंगूर, कपास आदि के सब उपजाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। माने मानव क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग, मानव ने सर्वप्रथम गेहूं का उपयोग किया। और विश्व की प्राचीनतम सबसे फसल आपसे पूछी जाए कौन सी है, सबसे पहली सबसे प्राचीनतम कार्प कौन सी है, तो गेहूं है, व्हीट को माना जाता है, क्योंकि कहां से, तो मेहरगढ़ से। इसीलिए मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि मेहरगढ़ से सबसे पहले हमको गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। नेक्स्ट आ जाए हम लोग कि जैसे इस काल में जो मेहरगढ़ से हमको मिलता है एविडेंस, तो विश्व का ये सबसे कपास उत्पादन का भी प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त होता है, कहां से, मेहरगढ़ से। ये विश्व का है, भारत का नहीं, विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है मेहरगढ़ से कपास के उत्पादन का हमको
इसीलिए जो सिंधु नदी से सिंधु क्षेत्र वर्ष कपास का पहले व्यापार सब किया जाता था यूरोप वगैरह में। इसी कारण से जो सिंधु का नाम पड़ा, इंडो इंडस, इंडस से इंडिया नाम पड़ा, इंडिया के नाम भी सिंधु नाम पर पड़ा, और कपास का जो व्यापार होता था इसी। जैसे कुलडीबा जो है, ये कुलडीबा कहाँ है? तो इलाहाबाद मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर इलाहाबाद में आता है। यहाँ से धान खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हमको, कब का? ये करीब 5600 बीसी का, यानी ईसा पूर्व का। ये एग्जैक्ट कहा जाए, इसीलिए हम लोग नौपाषाण का भारत में स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? इलाहाबाद कुल्लीवा जो मिर्जापुर है, ये आज की वर्तमान भारत में आता है। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में चला प्रांत में। इसी कारण से हम लोग भारत में इसको 6000 ईसा पूर्व से, बात कहाँ से होती है? 6000 ईसा पूर्व, या एग्जैक्ट लेंगे 5600। जैसे चौपानी मांडो नामक स्थान से हमको चाक पर निर्मित मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाए जो जाते थे, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? चौपानी मांडो, तो याद रखना है। साथ ही साथ जब ये पहिए का आविष्कार करते हैं, तो अब ये लोग बैलगाड़ी वगैरह सब बनाना चालू करते हैं, तो बैलगाड़ी के पहिए के प्राचीनतम साक्ष्य वो कहां से प्राप्त होते हैं? तो नौपाषाण काल से प्राप्त। वहीं पास चिरान जो है, तो चिरान यानी पटने से, तो हिरण के सींगों से निर्मित जो छल्ले हैं, तो हिरण के सींगों से निर्मित छल्ले, जिसको हम लोग मृग सिंह छल्ले कहते हैं, ये हमको कहां से प्राप्त होते हैं? सर्वप्रथम तो हमको ये चिरान जो पटना के पास बिहार में, वहां से हमको। दूसरा कि जैसे इस काल में, नौपाषाण काल में, मानव ने सर्वप्रथम कहा जाए तो ये पालतू भैंसे का जो भारत में, सबसे भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से मिलता है हमको भैंसों का पालने का साक्ष्य? तो हमको पालतू भैंसों को बनाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त। जैसे बुर्ज हम जो कश्मीर है, यहाँ से क्या एविडेंस मिलता है न्यूलिथिक पीरियड का? तो बुर्ज हो कश्मीर से ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो मालिक के साथ कुत्ते को ही दफनाए जाने का साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? बुर्ज होम कश्मीर से मिलता है। और इसी काल में मानव अग्नि का उपयोग करने लगा था, और इसी काल में मानव ने कुंभकारी का सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन, घड़े सब बनाने का साक्ष्य हमको मिलते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम कुंभकारी कला इसी काल में डेवलप की थी। कब? और इस काल का मनुष्य जो था खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों बन जाता है। अब देख रहे हैं कि जो लोग पत्थरों का औजार बनाएंगे, वो औजार बनाएंगे, और औजारों को किसको? कृषक को देंगे, तो हंसिया कुल्हाड़ी सब। साथ साथ जो कृषक होगा उत्पादन करेगा उनको देगा। अब मानव जो था यहीं से उत्पादक और उपभोक्ता बन जाता है। तो ये तो न्यूलिथिक पीरियड के सब विषय। दूसरा, थोड़ा सा न्यूलिथिक पीरियड की जो एक थी, इसी काल में हमको जो रेशम उत्पादन वगैरह के भी हमको सब साक्ष्य मिले। अब आया जाए हम लोग किस पर? चालकोलिथिक पीरियड पर, यानी लास्ट ताम्रपाषाण। जैसे ये ताम्रपाषाण काल, तो ये मानव द्वारा, जैसे पहले तो ये पूछा जाता है सबसे पहले आपसे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे एमबीबीएस, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे की धातु को, कौन से धातु को उपयोग किया था? तांबे की। तो तांबा धातु है जो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है। और ये तांबा धातु का सर्वप्रथम करीब हमको कब से? तो लगभग 5000 ईसा पूर्व पहले मानव ने सब पहले इसी को, मेटल को डेवलप किया। और तांबे और पत्थर का साथ साथ दोनों को उपयोग किया जाता था इस काल में, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। जैसे ताम्रपाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग चालकोलिथिक कहते हैं। ये ताम्रपाषाण काल की आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें जैसे तांबे को गलाया कैसे जाता, तांबे के औजार और सब कैसे बनाए जाते थे, पूरा आपको उल्लेख मिलेगा। ताम्रपाषाण काल की बस्तियां हैं जो हमको एविडेंस मिलते हैं सब जगह से। तो जैसे इस काल में पत्थर के साथ साथ ये तांबा का भी उपयोग करते थे, और इसी कारण से निम्न गुणवत्ता युक्त इस काल में कांसा भी बनाया जाता था। लेकिन ये निम्न गुणवत्ता युक्त, आप हड़प्पा काल में देखेंगे ये टॉप का कांस्य का उत्पादन करते हैं, ब्रॉन्ज का, लेकिन अभी ये निम्न गुणवत्ता युक्त कांस्य का प्रयोग करते हैं। भारत में जैसे जो गिलुंद है, कायथा है, एरण है, आहार है, जोरबे आदि सब ये ताम्रपाषाणकालीन हमको संस्कृतियां मिली हैं, यानी प्राचीनतम हमको ये सब कहां से? तो हमको पूरे ये सब ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां थी। साथ ही इस काल में सर्वप्रथम मानव के नियमित रूप से मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाना चालू करता है, और नियमित रूप से मृदभांडों को अवशेष हमको मिलते हैं कहां से? ताम्रपाषाण काल से ही को प्राप्त होते हैं। तो मानव अब मिट्टी के रेगुलर बर्तन बनाना चालू करता है। अब उसका मानव अब मिट्टी के बर्तनों को सबका उपयोग करना चालू करता है। अब जैसे मान ली कहा जाए हमको कि मैप में कहाँ पास से हमको सब इस काल के मानव द्वारा जो उपयोग किए गए वो मानव की सब बस्तियां कहाँ से मिलती हैं? ताम्रपाषाण कालीन।
जैसे ताम्रपाषाण काल में बस्ती है मेहरगढ़, दूसरा जोधपुरा में कौन सा है तो गणेश्वर। जैसे गिलुन संस्कृति मिलती, आहार संस्कृति मिलती वर्तमान में राजस्थान में झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट। जैसे एरण हमारे यहाँ सागर से मिलता है। पायथा संस्कृति कहाँ तो उज्जैन के पास से मिलती है। नौदा टोली नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिलती है होशंगाबाद से। इसी काल के जैसे हमको जोरवे संस्कृति मिलती है जो गोदावरी नदी के तट पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हुआ था। इनाम गांव जो संस्कृति, ये सब ताम्रपाषाण कालीन पूरे सब बस्तियों के हमको साक्ष्य मिलते हैं। जैसे नेवासा है, दैमाबाद है, मास्की है, टिकली हल है, वल्लूर है, तो ये सब हमको संगन कल्लू वगैरह है, ये सब पूरी हमको कहाँ से बस्तियां मिलती हैं, सब ताम्रपाषाण काल। अब ताम्रपाषाण काल को भी आप देखेंगे जिसको 3 भाग में डिवाइड। एक तो कौन सा प्रारंभिक ताम्रपाषाण काल, जिसमें इसमें अभी ये तांबे का तो उपयोग करना चालू कर, लेकिन ज्यादा पत्थर का उपयोग कर, पत्थर के औजारों। लेकिन वहीं पास जब मध्य पाषाण काल में आते हैं, मध्य ताम्रपाषाण काल में, इसमें सर्वाधिक औजारों में तांबे का उपयोग किया जाने लगता है। अब इनके कहा जाए तो अभी ये लोग तांबे का उत्पादन करते हैं, पत्थरों के औजारों को भी। जैसे उत्तर जब हम ताम्रपाषाण काल में आते हैं, अब इसमें सर्वाधिक व्यापक रूप से तांबे के औजारों का, तांबे से बने औजारों सबको किया जाता है, और बड़े अस्थायी ग्रामों का यह स्थापना की जाती है। बड़े बड़े सब गांव बस्तियां सब स्थापित होती हैं। तो इस काल की कला संस्कृति सब क्षेत्रों में क्या होती है, उन्नति। ये तो हमको ताम्रपाषाण कालीन जो हमको चालकुलिथिक कालीन सब बस्तियों वगैरह सब हमको प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा हमसे जैसे प्री में जो क्वेश्चन पूछ जाता है, तो हमसे प्री वगैरह में क्वेश्चन जाते हैं कि आहार संस्कृति या गिलुन संस्कृति या बनास संस्कृति, ये आहार कहाँ है तो राजस्थान में झुंझुनपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां मिलती है। गिलुन संस्कृति या बनास संस्कृति, ये बनास आता है कौन सा, तो आज राजस्थान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पर है, वहां डेवलप हुई थी। और गिलुन संस्कृति राजस्थान में बनास बांसवाड़ा जो क्षेत्र है तो उसी क्षेत्र में बनास संस्कृति। इसका पीरियड कब से कब तक था तो 3000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। अभी तांबे का सर्वाधिक पत्थरों का उपयोग किया जाता था, तांबे के औजारों का, इसलिए इसको ताम्रवती भी कहा जाता है। क्योंकि आज भी आहार से उस काल में जो झुंझुन था, जिसको खेतड़ी खान हम लोग कहते हैं, खेतड़ी खान में उस काल से यानी 5000 ईसा पूर्व से तांबा प्राप्त किया जाता था, और आज भी वहां से तांबा का उत्खनन हो रहा है। आज से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है, वहां से आज भी उत्खनन कर रही है, सर्वाधिक तांबे वहां से आज भी निकाला जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो बालाघाट छिंदवाड़ा है वहां, और दूसरा ये आज भी कहा तो झुंझुनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो खेतड़ी खान, वहां सर्वाधिक तांबे निकाले जाते हैं। दूसरा जो कायथा संस्कृति है, ये कहां से हमको मिली है, उज्जैन। इसका पीरियड कब से कब तक था, 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था। और इस काल में हमको बीएस माकड़कर साहब ने इसकी खोज की थी। कब खोज की थी, 1964 ईस्वी। वही पास हमको स्वालदा संस्कृति मिलती है, 2000 से 1000 ईसा पूर्व इसका पीरियड था, और ये ताप्ती नदी के किनारे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। जैसे एरण जो सागर है, नौदा टोली जो है कहाँ तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, और नागदा कहाँ तो हमारे यहाँ जैन के पास आता है। यहाँ से हमको कौन सी तो ये इसको मालवा संस्कृति पूरा कहा जाता है, क्योंकि पूरे मालवा क्षेत्र में आता था। और 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व की इसका पीरियड था। और इसकी खोज किसने की थी, एस डी जो सांकलिया है, एस डी सांकलिया साहब ने इस संस्कृति, ये भी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी, कहाँ से, एरण से, नौदा टोली और मालवा से मिलती। जैसे जोरवे जो संस्कृति है, आज वर्तमान लेंगे तो महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ये कल्चर, इसका पीरियड तो कब से कब 1400 से लेकर 720 आता है, जो ताम्रपाषाण कालीन सब बस्ती के यहाँ से एविडेंस, और ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर था। ये ध्यान रखिए, ताम्रपाषाण का जो कल्चर था या संस्कृति, ये हड़प्पा के पैरेलल ही चल रही थी और वैदिक काल तक आती है। वहीं पास जैसे जोरवे संस्कृति के पास जो इनाम गांव स्थल है, वहीं से कृत्रिम सिंचाई के जो आर्टिफिशियल सिंचाई, जैसे आज हम लोग तालाब से, नहर के माध्यम से, जो पंपिंग सेट के माध्यम से सिंचाई करते हैं, तो कृत्रिम सिंचाई का जो एविडेंस मिलता है हमको, कहां से मिलता है, जोरवे संस्कृति में इनाम गांव है, वहीं से हमको प्राप्त होता है। और जोरवे संस्कृति अंतर्गत जो हमको मिलता है कौन सा स्थल, नेवासा। यहीं से विश्व का सर्वप्रथम जो हमको रेशम उत्पादन का एविडेंस मिलता, इनाम गांव से प्राचीनतम कृत्रिम सिंचाई का और रेशम उत्पादन का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, जोरवे से। ये थोड़ा सा सब फैक्ट हमको याद रखना है। किसकी आहार की क्या कहा जाता है, इसको ताम्रवती कहते थे। काथा संस्कृति पाकड़ करने की, स्वादा संस्कृति कहाँ थी, ताप्ती नदी के तट पर था। एरण और नवदा टोली या नागदा, जिसको हम मालवा संस्कृति कहते हैं, तो ये किसने खोज की थी, जगदीश सांकलिया साहब ने। जोरवे संस्कृति किस स्टेट में थी, महाराष्ट्र में। तो इनको थोड़ा सा हमको पूरा याद रखना, क्योंकि अक्सर हमसे की। तो आज अब यही समाप्त करते हैं इस लेक्चर को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।